सभी मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका टॉपर्स 24 में और मैं हूं बीपी सिंह। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं यूपी SSC पैट 2022 जो हम सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे सामान्य हिंदी। हमने पैट की तैयारी को लेकर के एक दरअसल बैच लॉन्च किया है जिसका नाम जीत बैच है। जीत, थोड़ा सा संक्षिप्त हम जीत के बारे में अगर आपको बताएं तो ये जो जीत बैच है यूपी SSC पैट को लेकर के है और इसी को ये समर्पित है और तकरीबन 45 क्लासेज में यानी 45 दिनों में हम आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर करा देंगे। विस्तार से बेहतरीन तरीके से आपकी शानदार तैयारी आपकी करा देंगे जिससे सभी के सभी प्रश्न लगभग आपको इसी बैच से आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, हम इसमें दरअसल आपको हिंदी पढ़ाएंगे। इस बैच की अगर फी के बारे में बातचीत करें तो फी 450 रुपए है। अभी फिलहाल 20% के डिस्काउंट पर ये 360 रुपए में ये बैच आपको प्राप्त हो रहा है। और आप चाहें तो टॉपर्स 24 जो ऐप है हमारी, टॉपर्स 24 ये ऐप है हमारी, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में इस कोर्स से हमारे से जुड़ सकते हैं आप। तो हम दरअसल आपको पढ़ाएंगे सामान्य हिंदी। तो देखते हैं सामान्य हिंदी के सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बातचीत करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि 15 अंक जो सामान्य हिंदी के हैं 15 अंक, और ये 15 के 15 प्रश्न आपकी जो 15 प्रश्न है वो 15 अंक के, यानी 15 के 15 अंक, 15 के 15 ये आपके प्रश्न आपकी मुट्ठी में होंगे। इस विश्वास के साथ हम पढ़ाना आज शुरुआत कर रहे हैं और थोड़ा सा संक्षिप्त अपने बारे में बताएंगे। पिछले 12 वर्षों से ज्यादा का पढ़ाने का हमें अनुभव है और भारत के कई प्रसिद्ध कोचिंग संस्थानों में ऑफलाइन में हमने पढ़ाया है। तो देखते हैं, बातचीत करते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में ज्यादा चर्चा न करते हुए। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हम बातचीत करेंगे दरअसल संधि। संधि के बारे में बातचीत करें तो अधिकांश विद्यार्थी मतलब संधि को कई बार पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी दरअसल समस्याएं आती रहती हैं और सबसे ज्यादा जो समस्या आती है व्यंजन संधि को लेकर के। तो देखते हैं, संधि इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे ताकि आज ये टॉपिक हम स्टार्ट भी करेंगे। इसी क्लास में आज हम आपको संधि भी पढ़ाने आए हैं, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो संधि कहीं न कहीं मैंने अपने लंबे पढ़ाने के दौरान देखा है अधिकांश विद्यार्थी इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। संधि को लेकर के बार बार पढ़ते रहते हैं और इधर इस क्लास, इस कोचिंग के उस कोचिंग के YouTube पर ऑनलाइन वीडियो देखते रहते हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी हमारे जो वीडियो हैं जो संधि के आएंगे, जो भी हमारी क्लासेज हैं, उनको देखने के बाद में यूपी SSC पैट के आप सारे के साथ एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। संधि का जो भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो यूपी SSC पैट को लेकर के हम ये चीजें चलाएंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे विलोम शब्द के बारे में, पर्यायवाची शब्द। एक चीज को हम आपको रटाएंगे नहीं बल्कि समझाते हुए चीजों को आगे लेकर के चलेंगे बड़े आराम से। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये आपकी सिलेबस में है, लिंग है, शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आपको कराएंगे। और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, इन्हें भी हम देखेंगे। मुहावरे, लोकोक्तियां, इनका आप प्रयोग करते रहते हैं अपने आम जीवन में और कहते रहते हैं आप कि बंदर किया जाने अदरक का स्वाद। यह तमाम सारे ऐसे मुहावरे, लोकोक्तियां हैं जो आप आए दिन प्रयोग करते रहते हैं। काफी आपको पता होंगे कि अंधा माटे रेवड़ी और फिर अपने नपड़न दे, इस तरीके से बहुत सारे हैं। चर्चा करेंगे जब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सामान्य अशुद्धियों को हम देखेंगे, इसी में जो चीजें हैं उनको देखेंगे। लेखक एवं रचनाएं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गद्य एवं पद दोनों के दरअसल हमें लेखक एवं रचनाओं को देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इसमें जो महत्वपूर्ण जो भूमिका जो निभाएगा हमारा गद्यांश, ये 2 गद्यांश आएंगे और इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। 10 अंक ये हम आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा गद्यांश पढ़ाएंगे और पलक झपकते ही आप गद्यांश को सॉल्व कर देंगे, यानी उसके जो प्रश्न हैं पांचों के पांचों प्रश्न बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। लेकिन हम वो सीक्रेट
वो ट्रिक आपको बताएंगे जब हम गद्यांश के बारे में चर्चा करेंगे तब। तो अब 10 अंक गद्यांश के लिए हैं। बाद बाकी ये जो ओवरऑल जो सब चीज है, संधि है, विलोम है, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समसूत्र, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति या सामान्य अशुद्धियां, लेखक की रचनाएं, इनके लिए आप 5 अंक निर्धारित हैं। इस पूरे के लिए पूरे के इसके लिए इतने के लिए और लेखक रचनाएं शामिल हैं 5 अंक कुल मिलाकर के, और 10 अंक आपके गद्यांश के लिए हैं। लेकिन हमने सोचा कि शुरुआत गद्यांश तो हम बताएंगे ही आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ, लेकिन हम आज संधि टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा जटिल विद्यार्थी मानते हैं और सही मायने में ये टॉपिक बड़ा कॉन्सेप्चुअल और बेहतरीन और बड़ा समझने वाला टॉपिक है। तो देखते हैं हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं चीजों को कि टॉपिक शुरुआत करते हैं संधि। तो देखते हैं, आखिरकार आपने देखा होगा कि जो संधि लिखा जाता है, आपने दो तरीके से आपने देखा होगा। एक तो इस तरीके से संधि देखा होगा और एक आपने इस तरीके से, हो सकता है कि आपने लिखा भी होगा संधि। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन सी संधि सही है? ये वाली संधि सही है या ये वाली संधि सही है? बताइए। संधि शुद्ध इस तरीके से लिखी जाएगी या इस तरीके से लिखी जाएगी? बताइए कौन सी सही है? देखिए सही बात तो ये है, दरअसल ये दोनों ही संधि सही हैं, इसी तरीके से लिखी जाती हैं। आखिरकार इनका कारण क्या है कि यहां पर ये बिंदी है और यहां पर ये इसमें आधा न बना हुआ है। क्या कारण है? यहां पर दरअसल अगर हम बातचीत करें तो एक व्यंजन संधि का एक नियम होता है। व्यंजन संधि का एक नियम होता है जिसके अनुसार हम इस शब्द को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी संधि ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। खैर, तो अब हम जब व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे तब हम दरअसल इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे कि संधि को इस तरीके से आखिरकार क्यों लिखा जाता है। थोड़ा सा इसमें आगे बातचीत करेंगे कि संधि किन किन शब्दों से मिलकर के बना है। तो देखते हैं, सम प्लस धी शब्दों से मिलकर के बना है। सम प्लस धी शब्दों से मिलकर के बना है संधि। और अगला जो इसमें पॉइंट है, सम प्लस धी से मिलकर बना शब्द है। कौन सा? संधि। सम प्लस धी से मिलकर के बना शब्द है संधि। और इसमें थोड़ा सा देखें, संधि का जो शाब्दिक अर्थ है आखिरकार वो क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। तो देखिए, शाब्दिक अर्थ को लेकर के अगर देखें तो इसका अर्थ होता है मेल। मेल होता है, मित्रता होता है इसका शाब्दिक अर्थ, समझौता होता है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। इसमें योग है, यानी इन तरीके से चीजें, मतलब और भी लिख दें तो सुलह है, जिससे कि आपको चीजें पता चल सकें। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल, मित्रता, समझौता, योग, सुलह, ये चीजें हैं। तो अब थोड़ा सा इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अगर समझाने की कोशिश करें, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आप, क्योंकि जहां हम पढ़ा रहे हैं वहां पर थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है। तो मुझे मालूम है कि आज आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा हमें पसीना भी आ रहा है तो आप चीजों को एडजस्ट करेंगे। तो देखते हैं आगे। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। आपने जब रामायण देखी होगी तो रामायण में आपने देखा होगा कि प्रभु श्री राम और उधर सुग्रीव में एक समझौता होता है। समझौता होता है, इसका मतलब है कि संधि होती है, उनमें संधि होती है। तो आपने देखा कि समझौता, मित्रता, मेल होता है, तो दोनों लोगों में संधि हुई या समझौता या मेल, यानी कुल मिलाकर के संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? मेल, मित्रता, समझौता, योग, सुलह होता है। आगे हम देखें, दरअसल संधि का, इसका दरअसल
विलोम क्या होता है? विलोम, संधि का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि विग्रह, अगर विग्रह ऑप्शन में ना हो तो आप दरअसल कह सकते हैं विच्छेद कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विच्छेद बोल सकते हैं। लेकिन ये जो विग्रह है, यहां ध्यान रखने वाली बात है, एग्जामिनर आपको भटका भी सकता है, आपको परेशान भी कर सकता है, और इसके स्थान पर वो इस तरीके से विग्रह लिख सकता है जो कि कैसा है, ये वाला जो आपका विग्रह है वो कैसा है? ठीक नहीं है, यानी ये वाला विग्रह होना चाहिए या विच्छेद। अब आप कहेंगे दोनों, पहली बात तो ये है कि दोनों आएंगे नहीं, दोनों आएंगे नहीं। अगर बाई चांस दरअसल दोनों आते हैं, अगर बाई चांस अगर दोनों देखने के लिए मिलते हैं, तो दरअसल आपको यहां पर सबसे पहले विग्रह पर आपको टिक लगाना है, यानी विग्रह ही आपका सही ऑप्शन होगा, विच्छेद दरअसल आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। दोनों में तो फिर सबसे पहले आपको प्राथमिकता विग्रह को देनी है, उसके बाद में फिर विच्छेद दरअसल दूसरे नंबर पर आएगा कुल मिलाकर के। यानी एक विकल्प में एक ही चुनना होगा, तो यही राइट होगा, ये राइट नहीं होगा। अगर विग्रह नहीं है और विच्छेद है तो आपको विच्छेद ही दरअसल टिक करना है। तो यहां पर हमने समझा कि संधि ये दोनों तरीके से सही है, ऐसे भी संधि लिखी जाती है और इस तरीके से भी संधि लिखी जाती है। संधि किस किस से मिलकर के बना है? सम प्लस धी से मिलकर बना शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ मेल, मित्रता, समझौता, योग, सुलह है, और इसका जो विलोम है वो क्या है? विग्रह या विच्छेद है। पहली बात तो यह है कि आपका विग्रह ही ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा, और विग्रह ना हो तो दरअसल आपको विच्छेद ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा। अगर दोनों मिले तो आपको तवज्जो विग्रह को देनी है। ध्यान रखना, इस तरीके से विग्रह न लिखा हो, इस तरीके से विग्रह ये अशुद्ध है। हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों विग्रह दे दें। अब हम देखते हैं थोड़ा सा संधि की परिभाषा, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी संधि को लेकर के। अब इसकी परिभाषा के बारे में अगर हम देखें तो देखिए, थोड़ा सा हम चीजों को समझते हैं। पहली बात तो यह है कि हम जल्दबाजी भी नहीं पढ़ाएंगे, बड़े आराम से आपको सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए, और कोई भी अगर समस्या है इससे संबंधित तो आप दरअसल हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे और आप जरूर बताएं। बहुत बच्चे हमारे इस कोर्स से जुड़ चुके हैं, मुझे आशा है कि अगर आपको पसंद आएगा तो आप भी इससे जुड़ेंगे। तो देख लेते हैं अब आखिरकार संधि की परिभाषा के बारे में देखते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है। परिभाषा तो देखिए, बड़े ध्यान से हम चीजों को समझते हैं। परिभाषा, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, पहले एक बार लिख ले रहे हैं उसके बाद फिर समझते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, निकटवर्ती वर्णों के मेल से, ये तो आप जानते हैं मेल से या योग से बात एक ही है। मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से या योग से होने वाले विकार को, विकार समझते हैं परिवर्तन, विकार समझते हैं परिवर्तन। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। हो सकता है कि आप यहां पर थोड़े से कंफ्यूज हो। देखिए विकार, ये जो विकार है इसे हम दरअसल हम कह सकते हैं ये विकार यानी परिवर्तन, या हम कह सकते हैं बदलाव। क्या कह सकते हैं? बदलाव। थोड़ी सी बात को यहां पर हम समझते हैं बड़े ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अब दो निकटवर्ती वर्ण, मान के चलिए एक इस तरीके से ये है, एक शब्द ये है और दूसरा शब्द ये है। दो निकटवर्ती वर्णों यानी इस शब्द का जो पहला शब्द है, जो प्रथम पद है,
यानी पहला शब्द या प्रथम पद, ठीक है, और ये है आपका दूसरा शब्द यानी दूसरा पद। बात को समझिए बड़े ध्यान से। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये दरअसल मिल जाते हैं और इन दोनों में दरअसल क्या होता है, एक ये मिल जाते हैं आपस में, इनका योग हो जाता है, योग हो जाता है, या यूं कहें कि इनका मेल हो जाता है, योग हो जाता है या इनका मेल हो जाता है। बात को समझिए, मैं दोबारा से वही बात को रिपीट कर रहा हूं। परिभाषा, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, निकटवर्ती, देखिए एक शब्द यहां से ये है, एक शब्द ये है, अब निकटवर्ती कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला तो होगा नहीं, तो यहां पर ये है और यहां पर इसका पहला, इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण, तो इनके योग से और मेल से जो शब्द बनता है, मतलब पूरा का पूरा मेल से बनता है, उसे संधि कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है यहां पर क्या होगा, साथ ही साथ यहां पर बदलाव होगा। क्या होगा, बदलाव होगा उसमें। जैसे हम थोड़ा सा हम चीजों को समझते हैं, अगर जैसे हमने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक लिया, जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिया, मान के चलिए आपके मन में आ रहा होगा कि जैसे ये एक शब्द है अखबार और प्लस वाला, इसको हम जोड़ें, अखबार प्लस वाला को हम जोड़ें, तो ये आपका जो बन जाएगा, अगर हम इसको जोड़ें, इसको यहां पर जोड़ें, ये अंतिम शब्दों को जोड़ें, इन दोनों शब्दों को अगर हम जोड़ दें तो एक ये भी बन सकता है अखबार वाला। क्या इसमें संधि है, हमने यहां पर ये जॉइंट लगा दिया, इनको जोड़ लिया, क्या इसमें संधि है, जी नहीं। संधि क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये दोनों का योग हो गया। तो ये कहना कि दो शब्दों का योग या दो वर्णों का योग, बात समझ पा रहे हैं, संधि नहीं है, दो शब्दों का योग संधि नहीं है। कहने का मतलब है कि उसमें बदलाव भी आना चाहिए, उसमें बदलाव भी आना चाहिए, तब दरअसल वो संधि होगा। तो देखते हैं आगे चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर एक उदाहरण लें, देखिए हम उदाहरण लेते हैं, देखिए महा और प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, देखिए थोड़ा सा चीजों को हम समझते हैं। महा प्लस उत्सव, उत्सव, तो यहां हम देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं इसमें क्या है, अंत में आ है, महा प्लस उत्सव इसमें आ है, और प्लस यहां पर क्या है, ये यहां पर आपका ऊ है, यहां पर आपका ये ऊ है। इन दोनों को हमने जब यहां पर इन दोनों को हमने जोड़ दिया और इससे परिवर्तन हुआ, ये हो जाएगा आपको महोत्सव, एक नया शब्द बना महोत्सव। और आप देख पा रहे हैं कि इनको मिलकर के महा प्लस उत्सव, इसका अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों को मिलाकर के एक शब्द बनता है महोत्सव। इसमें आप देख पा रहे हैं एक शब्द में क्या हुआ है, बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार, परिवर्तन या बदलाव को हम संधि कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं आखिरकार संधि ये करते ही क्यों हैं, आखिरकार संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, हिंदी में संधि की आवश्यकता क्यों है और क्यों दरअसल संधि जरूरी है, यहां पर हम इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। तो हम देखते हैं कि हिंदी में संधि की क्या भूमिका है और संधि के क्या कार्य हैं। तो देखिए थोड़ा समझते हैं संधि के कार्य। तो संधि के कार्य, कुछ विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा, क्या जल्दबाजी क्यों नहीं कर रहे, क्या सर जी की रफ्तार यही रहेगी? मेरे भाई बात रफ्तार की नहीं है, बात चीजों को समझने की, और बड़े आराम से हम टॉपिक को कवर कराएंगे। इस टॉपिक को कवर करने के बाद में आप यूपी SSSC की कोई भी किताब हो,
यानी यूपी पैट का कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, सभी के सभी आपके दरअसल संधि के प्रश्न बन रहे होंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए आगे देखते हैं संधि के कार्य। आखिरकार संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या संधि कार्य करती है, इस चीज को समझते हैं। संधि के कार्य क्या है, तो पहला हम पॉइंट देख लेते हैं संधि के कार्य में। दो पुराने शब्दों से, देखिए संधि दो पुराने शब्द होते हैं, मेरी बात को पहले ऐसी समझिए, तो दो पुराने शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनता है, ये दरअसल संधि का कार्य है। और जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ कैसे निर्धारित होता है, तो पुराने शब्दों के अर्थ से ही उसका अर्थ निर्धारित होता है। यानी दो पुराने शब्दों को जोड़ करके संधि में एक नया शब्द बनता है और उसका अर्थ भी दो पुराने शब्दों को जोड़ करके ही उसी से दरअसल उसका अर्थ निर्धारित होता है। और अगली बात क्या है, तो थोड़ा सा इसको हम लिख करके थोड़ा समझते हैं। देखिए, दो पुराने शब्दों से मिलकर, दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के योग द्वारा, दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के योग द्वारा नए शब्द की उत्पत्ति होती है, यानी नया शब्द बनता है। नए शब्द की उत्पत्ति होती है, नए शब्द की उत्पत्ति होती है। संधि के बारे में हम बात कर रहे हैं, संधि का क्या कार्य है, तो चीजों को आप थोड़ा सा समझिए। संधि के कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो पुराने शब्द हैं और उनके निकटवर्ती वर्णों के योग के द्वारा नया शब्द बनता है और इसका अर्थ भी उन्हीं दो पुराने शब्दों के अर्थ के अनुसार ही निर्धारित होता है। ये बात भी थोड़ा सा हम लिख रहे हैं। देखिए, वैसे तो आपको पीडीएफ चाहिए और चाहें तो आप साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है इन पुराने शब्दों से ही उसका अर्थ निर्धारित होता है। पुराने शब्दों से ही नए शब्द का अर्थ निकलता है या निर्धारित होता है। निर्धारित होता है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा और समझते हैं। नए शब्द, देखिए और क्या कार्य होता है। जो नया शब्द है, जो नया शब्द बनता है, नए शब्द को छोटा रखना, नए शब्द को, जो नया शब्द बनता है वो दरअसल छोटा बनता है, या नए शब्द की संरचना छोटी होती है। नए शब्द की संरचना को छोटा रखना, ये समझिए, नए शब्द की संरचना को छोटा रखना। तो देखिए आगे इसमें, उसके बाद बातचीत करते हैं और इसका क्या कार्य है। हिंदी शब्दकोश को, जो हिंदी हमारा शब्दकोश है, हिंदी शब्दकोश को छोटा रखने में सहायक। आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसे ही लिखा दिया लेकिन बताया नहीं, चलिए चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, संधि के कार्य क्या है। दो पुराने शब्दों को, दो पुराने शब्द हैं, बात समझ पा रहे हैं। देखिए,
दो पुराने शब्द हैं, जैसे एक ये शब्द है और एक ये शब्द है, क्लियर है, और इनको हम जोड़ लेते हैं निकटवर्ती वर्णों के योग के द्वारा। इसका एक ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इनको हम जोड़ लेते हैं, और हम जोड़ लेंगे जब इसको, तो उसके बाद में एक नया शब्द बनेगा। यहां पर ये विकार होगा, परिवर्तन होगा, और उसके बाद में एक नया शब्द बनेगा। और इस नए शब्द की, अब इस नए शब्द को बनाने का अर्थ क्या है कि जो नए शब्द की जो संरचना है वो कैसी बनेगी, छोटा बनेगा। पहले वाले शब्द बड़े हो जाएंगे मिलकर के, लेकिन वो छोटे बनेंगे। हिंदी शब्दकोश को छोटा रखने में सहायक है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है, जब बड़े बड़े शब्द होंगे तो शब्दकोश बड़ा हो जाएगा, और जब छोटे छोटे शब्द होंगे तो शब्दकोश छोटा हो जाएगा। यानी जो हिंदी की जो डिक्शनरी है वो छोटी हो जाएगी। ये दरअसल संधि के कार्य हैं। अब हम थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं, थोड़ा समझते हैं इन चीजों को, थोड़ा सा चीजों को हम समझते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे और देखते हैं संधि के भेद के बारे में हम चर्चा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप समझ चुके होंगे। तो देखिए संधि के भेद, संधि के भेद, और आपको पता ही है कि संधि के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, और बड़ी हम शॉर्ट ट्रिक से के माध्यम से आपको संधि कवर कराएंगे, और मुझे उम्मीद है आपको पूरी की पूरी समझ में संधि आएगी, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो देखते हैं संधि के भेद दरअसल 3 होते हैं। पहला है आपका स्वर संधि, क्या है, स्वर संधि, और दूसरा जो भेद है आपका वो है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा जो है आपका विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो इसमें जो देखने वाली बात यह है, थोड़ा सा हम इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर एक एक करके हम विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए ये जो स्वर संधि है आपकी, पहले हम इसको समझते हैं कि स्वर संधि किस तरीके से क्या होता है। तो देखिए दो, अब संधि की परिभाषा तो आप जानते ही हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, मतलब उनके योग से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। तो देखिए यहां पर थोड़ा हम समझते हैं। देखिए एक यहां पर है, एक वर्ण, एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, यानी प्रथम पद दूसरा पद है। तो इनको हम योग करेंगे। योग किसको करेंगे, यहां पर इसके पहले शब्द के अंतिम वर्ण को और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को हम जब इनको योग करेंगे और उससे विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा, जो शब्द बनेगा वहां पर एक शब्द बनेगा, वही दरअसल क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा उसका। लेकिन स्वर संधि में क्या होगा, ध्यान रखना है, यहां पर भी स्वर होगा और यहां पर भी स्वर होगा, दोनों जगह क्या होगा, स्वर होगा। यानी प्रथम वर्ण का, जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण स्वर होगा, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण भी क्या होगा, स्वर होगा। कुल मिलाकर के दो स्वर आपस में जहां आएंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे, परिवर्तन होगा इस तरीके से, तो वहां पर स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि के बारे में बातचीत करें तो इस तरीके से बड़े ध्यान से आप चीजों को समझिए। एक तरफ यहां पर हो सकता है आपका ये प्रथम वर्ण, यहां पर ये स्वर है, और दूसरा यहां पर क्या हो, व्यंजन हो। बड़े ध्यान से आप चीजों को समझिए, तब भी दरअसल व्यंजन संधि होगी। उसके अलावा यहां पर दरअसल पहला ये वर्ण है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण, यहां पर अगर ये व्यंजन है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये वाला, ये अगर ये स्वर है, तब भी दरअसल व्यंजन संधि होगी। तीसरी कंडीशन बनती है इसमें कि यहां पर और यहां दोनों जगह व्यंजन है, तब भी व्यंजन संधि होगी। बात को बड़े ध्यान से समझिए। पहले स्वर, पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो, तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो। कहने का मतलब ये आप ऐसे समझो, कहीं भी अगर व्यंजन आ जाए, देखो व्यंजन आ जाए, देखो इन दोनों में एक व्यंजन आया,
इन दोनों में एक व्यंजन आया, इन दोनों में एक व्यंजन, इन दोनों में तो दोनों ही व्यंजन है। तो कहीं भी एक व्यंजन आ जाए या दोनों व्यंजन आ जाए और आपस में मिलें तो आप समझ जाइए वहां पर व्यंजन संधि होगी। लेकिन स्वर संधि में आप समझ पा रहे हैं कि दोनों जगह स्वर ही होंगे और उन्हीं का मेल होगा। समझ पा रहे हैं। विसर्ग संधि की क्या स्थिति है तो उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। यहां पर यह विसर्ग होगा, यानी जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या होगा, यहां विसर्ग होगा। और यहां पर दरअसल क्या हो जाएगा, या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन हो जाएगा। क्लियर है, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। यहां पर विसर्ग आएगा और विसर्ग पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण या तो स्वर हो या तो फिर व्यंजन होगा। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। संधि के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हालांकि हम डिटेल से और बात करेंगे इनके बारे में, एक एक के बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, ये जो स्वर संधि है एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ये जो स्वर संधि है तो पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, इसका अंतिम वर्ण, इसका पहला वर्ण, दोनों को मिलकर के जो विकार या परिवर्तन होता है वो दरअसल स्वर संधि, यानी दोनों जगह स्वर स्वर होंगे, स्वर संधि है। एक भी जगह अगर कहीं पर व्यंजन आ जाए या दोनों जगह व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि है। और यहां पर पहले विसर्ग होगा, विसर्ग होगा, उसके बाद स्वर और व्यंजन होगा तो वहां पर विसर्ग संधि है। अब हम डिटेल में दरअसल इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर स्वर संधि। तो स्वर संधि को एक बार हम समझते हैं। तो देखिए स्वर संधि, तो वैसे तो स्वर संधि की परिभाषा आपके सामने ही है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, थोड़ा सा समझते हैं स्वर संधि को। तो देखिए स्वर संधि, देखिए तो हेडिंग डालते हैं स्वर संधि, समझते हैं स्वर संधि। तो सबसे पहले देखिए इसकी हम परिभाषा के बारे में बात करते हैं। स्वर संधि की परिभाषा क्या है, तो देखिए परिभाषा, जब दो स्वर, देखिए स्वर के साथ मैं लिख रहा हूं, स्वर के साथ स्वर वर्ण का, स्वर के साथ, स्वर के साथ साथ स्वर के साथ स्वर वर्ण का, वर्ण का मेल हो, स्वर वर्ण का मेल हो या स्वर वर्ण का मेल हो, स्वर वर्ण का मेल हो, वहां दरअसल स्वर संधि होगी। अभी हमने आपको बताया था, जैसे ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, पहले शब्द का ये अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों को जोड़ना है और ये दोनों क्या होंगे, स्वर होंगे। क्या होंगे, ये दोनों स्वर होंगे। वहां पर दरअसल कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं स्वर संधि के भेद। तो चीजों को हम समझते हैं, स्वर संधि के भेद। तो जो स्वर संधि के भेद होते हैं वैसे तो आपको पता है, क्या बता सकते हैं, बताएं क्या है स्वर संधि के भेद। सबको पता है सर जी कि ये क्या पढ़ा रहे हो, स्वर संधि के तो 5 भेद होते हैं, ये तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। जी हाँ, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार समझ लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन से, एक तो है, नहीं ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी सिंपल है लेकिन ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो है आपका दीर्घ संधि और जो दूसरा है आपका, एक तो दीर्घ संधि है आपका पहला, दूसरा है आपका यड़ संधि, उसके बाद फिर देखते हैं तीसरा है आपका गुण संधि, गुण संधि, चौथा है वृद्ध संधि, वृद्ध संधि और पांचवा है आपका अयाद संधि, अयाद संधि।
वैसे सही बात आपको बताएं, सही बात तो यह है कि 99.99%, बड़ी बात बोल रहा हूं, 99.99% पीईटी में प्रश्न स्वर संधि से ही आएगा। 99.99% प्रश्न स्वर संधि से ही आएगा। लेकिन मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरी संधि को आपको विस्तार से पढ़ना है। तो देखते हैं हम दीर्घ संधि के बारे में हम बातचीत करते हैं। ये ध्यान आपको रखना है, प्रश्न पूछा जाता है स्वर संधि के भेद कितने हैं, तो 5 हैं, आप बताएंगे। दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि और अयाद संधि। तो इस तरीके से चीजें हैं। तो देख लेते हैं। अब हम बातचीत करेंगे स्वर उसके दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि के बारे में देखते हैं। बड़ा सिंपल संधि है और देखिए हम समझते हैं दीर्घ संधि को लेकर के। देखिए क्या है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहले तो बड़े ध्यान से आप समझिए, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे हम, अभी हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो दीर्घ का मतलब है बड़ा। तो देखिए बात को पहले समझिए। दीर्घ संधि पहले थोड़ा सा समझिए। आ को पहला समझते हैं। आ लिखते हैं पहले। वैसे तो आपको पता ही होंगे, स्वर तो है ही है, स्वर संधि पढ़ा रहे हैं तो पहले स्वर लिख लेते हैं। पता है आपको स्वर की संख्या कितनी है, पता है 11। कितनी है, 11। आ, ए, ई, ओ, और क्या है, भूल गए क्या, रे, फिर उसके बाद में ए आए और लास्ट में क्या है, ओ, आओ। ये है आपकी, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर हमारे 11 होते हैं और हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं और इन्हीं को मिलकर के कहीं ना कहीं चीजें होती हैं। तो पहली संधि आपकी देख रहे हैं दीर्घ संधि। तो इसमें हम समझते हैं, देखिए इन दोनों के मिलकर के, इन दोनों के मिलने से दीर्घ का मतलब है बड़ा, यानी आ बन जाएगा। ये दोनों का जब मेल होगा, योग होगा, तो बड़ा आ में ये परिवर्तित हो जाएंगे। जब इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से योग होने, संधि में मेल होता है, योग होता है, बड़ी ई बन जाएगी। देखिए दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो आप देख पा रहे हैं ये छोटा आ भी मिला और आपस में बड़ा आ भी मिला, हो क्या गया, बड़ा आ यानी दीर्घ। समझ पा रहे हैं, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। छोटी ई, बड़ी ई, समझ पा रहे हैं, छोटी ई, बड़ी ई। तो देखिए क्या हो गया, यहां पर बड़ी ई हो गई यहां, और इसी तरीके से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो यहां क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। समझ पा रहे हैं। तो देखिए बड़े क्रम से देखिए, छोटा आ बड़ा आ आपस में मिलकर के बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई आपस में मिलकर के बड़ी ई, और छोटा ऊ बड़ा ऊ आपस में मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए थोड़ा सा। अब हम लिखते हैं और समझाते हैं आपको, इसमें पॉइंट है। जहां दो सजातीय, सजाती जानते हैं, सजाती का मतलब होता है एक जैसे। सजाती का मतलब क्या है, एक जैसे, एक जैसे। वर्णों का मेल हो, वर्णों का मेल हो, वर्णों का मेल हो। जहां दो सजाती वर्णों का मेल हो, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं सजाती एक जैसे हैं। ये देखिए छोटा आ बड़ा आ, समझ पा रहे हैं, एक जैसे हैं। सजाती देखो एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं। तो यहां पर इन तीनों के ये आपस में मिलेगा तो बड़ा आ बन जाएगा, ये आपस में मिलेंगे तो बड़ी ई, और ये आपस में मिलेंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर ये है। और हम इसे थोड़ा सा और देखें और समझें तो देखिए, अब हम बातचीत कर लेते हैं यहां पर कि जब ये मेल होगा तो देखिए थोड़ा सा यहां पर हम समझते हैं इस तरीके से। थोड़ा एक नया इसको देखिए पेज लेते हैं यहां, चलो इसी पर समझते हैं। अगर देखिए थोड़ा सा हम समझते हैं यहां पर, जैसे देखिए समझ, पहला शब्द है दूसरा शब्द है, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ड, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड। अगर यहां पर ये आ है
और यहां पर अगर अ है तो बात समझिए, कोई भी हो, चाहे इधर छोटा आ हो, चाहे इधर छोटा आ हो, चाहे इधर बड़ा आ हो, चाहे इधर बड़ा आ हो, कोई भी हो, लेकिन परिवर्तन किसमें होगा? हमेशा बड़े आ में परिवर्तन हो जाएगा। समझ पा? इसी तरीके से यहां पर चाहे छोटी ई हो, देखिए यहां पर छोटी ई हो और यहां पर बड़ी ई हो, या दोनों जगह छोटी ई हो या दोनों जगह बड़ी ई हो, कोई भी कहीं पर भी छोटा बड़ा हो, कहीं पर भी छोटा बड़ा हो, लेकिन परिवर्तन किस में हो जाएगा? बड़ी ई में हो जाएगा। यहां चाहे छोटी ई हो, चाहे यहां छोटी ई हो, चाहे दोनों जगह बड़ी ई हो, चाहे एक जगह छोटी हो, चाहे एक जगह बड़ी हो, लेकिन परिवर्तन किस में हो जाएगा? बड़ी ई में हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर, इसी तरीके से मान के चलिए, इसी तरीके से यहां पर इनको अगर जोड़ा जाए, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, दोनों को मिलकर के क्या बन जाएगा? यहां पर बड़ा ऊ बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। देखिए बड़ा, कोई भी आ जाए, चाहे छोटा चाहे बड़ा, परिवर्तन किसमें? बड़े आ में। कोई भी ई आ जाए, चाहे छोटी चाहे बड़ी ई, बड़ी ई में परिवर्तन। कोई भी ऊ आ जाए, परिवर्तन होगा बड़े ऊ में। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। तो देखिए अब चर्चा करते हैं शॉर्ट ट्रिक के बारे में। तो देखिए इसकी जो ट्रिक क्या है, ट्रिक इसकी हम समझते हैं। देखिए ट्रिक बड़ी आसानी से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के योग से क्या क्या बनता है? आ बने, उसके बाद में बड़ी ई बने, या फिर बड़ा ऊ बने। ये दरअसल बनते हैं, बने। ये आपकी ट्रिक है। ये आपको बीच में दिखाई देंगे। जैसे मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, देखिए मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे मान के चलिए मैंने यहां लिखा विद्यालय, मैंने शब्द लिखा विद्यालय, मैंने शब्द लिखा एक पुस्तकालय, और आपसे डायरेक्ट पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है, तो आप अभी तुरंत बता देंगे। अभी देखिए मैं कुछ और शब्द लिख रहा हूं। देखिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं अभीष्ट, मैं एक शब्द लिख रहा हूं अभीष्ट। एक और शब्द है मैं लिख रहा हूं, देखिए रजनीश, और कई शब्द हैं इसी तरीके से, विद्यार्थी, विद्यार्थी, और भी शब्द हैं गुरु उपदेश, गुरुपदेश। देखिए इन शब्दों में आप देखिए बड़े ध्यान से समझिए, दो वर्णों के योग से क्या बने? दो वर्णों के योग से क्या बने? आ बने, ई बने, ऊ बने। तो देखिए यहां पर विद्यालय में बीच में आप गौर करके देखिए, यहां पर बड़ा आ रहा है विद्यालय में, देखिए बड़ा आ रहा है। तो जब आपसे शब्द दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए इनमें कौन सी संधि है, बड़े आराम से आप बता सकते हैं। इसमें आ है, इसमें आ है, इसमें देखिए बड़ी ई है, बड़ी ई है उधर, इसमें देखिए बड़ी ई है, इसमें आ है, इसमें देखिए ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है। इस तरीके से और भी हो जाएंगे, जैसे बधू उत्सव, एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, बधू उत्सव। तो आप इसमें देखो, आपसे डायरेक्ट पूछा जाए इसमें कौन सी संधि, आप कहते हैं दीर्घ संधि है। क्यों? कि आप देख पा रहे हैं यहां पर बड़ा ऊ है इस तरीके से। लेकिन इनके हम संधि विच्छेद अगर हम विग्रह करें तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे, चीजों को समझते हैं। देखिए विद्या, थोड़ा सा ये तो पहचानने की ट्रिक है। अगर आपको शब्द दे दिया जाए इस तरीके से पहचानेंगे, लेकिन अगर हम इसका संधि करेंगे तो किस तरीके से, अगर इस रूप में आपको दिखे हुए मिल जाए, विद्या प्लस आलय, मान के चलिए इस तरीके से आपको लिखा मिल जाए, तो आप कैसे बनाएंगे? एक तो शब्द आपको प्रश्न इस रूप में मिलेगा, एक आपको इस तरीके से मिलेगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं क्या है, बताइए फटाफट। ये है आपका बड़ा आ, और यहां पर क्या है? बड़ा आ। और आपको पता है, हमने आपको बताया था, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, दीर्घ संधि में दोनों मिलकर के दीर्घ बन जाएगा, यानी बड़ा आ हो जाएगा। चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, दोनों मिलकर के बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी तरीके चाहे छोटा ऊ किधर भी हो, छोटा बड़ा ऊ हो, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं, इन दोनों के मिलने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बड़े आ में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से ये बन जाएगा विद्यालय। क्या बन जाएगा?
विद्यालय। इसी तरीके से ये पुस्तकालय में होगा, पुस्तक प्लस आलय। अब हम देखिए अभीष्ट को समझते हैं। अभीष्ट देखिए, अभि प्लस इष्ट, यानी अब प्लस इष्ट को हम समझते हैं। तो यहां पर बताइए क्या है, छोटी ई है, यहां पर बताइए क्या है, छोटी ई है, और दोनों ई मिलकर के क्या बन जाएगी, यहां बड़ी ई में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, अभीष्ट बन जाएगा, अभीष्ट बन जाएगा। देखिए बात को दोबारा से एक बार बता रहे हैं, यहां पर छोटी ई है, यहां पर भी छोटी ई है, और ये दोनों आपस में मिलकर के किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, बड़ी ई में। और जब बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएंगी तो परिवर्तन यहां हो जाएगा। तो देखिए यहां पर इस शब्द पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, यानी अभीष्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम और भी देखते हैं, जैसे मान के चलिए हम गुरु उपदेश में देखते हैं, गुरु उपदेश। तो गुरु और प्लस उपदेश, यहां ये देख पा रहे हैं आप, ये छोटा ऊ है। देखिए थोड़ा समझने वाली बात है, किसी भी शब्द में जैसे इस तरीके से, एक तो इस तरीके से और एक तो इस तरीके से है, ये थोड़ा इसमें अंतर हम समझ लेते हैं। यहां पर इसमें छोटा ऊ है और इसमें बड़ा ऊ है। ये बोलेंगे रू, ये बोलेंगे रू, रू। अगर बोलते हैं हम रूपा, रूपा, रू बड़ा ऊ, और रुपया, रुपया थोड़ा बोले छोटा ऊ आएगा तो इस तरीके से आएगा। रुपया नहीं, रुपया नहीं, रुपया। और रूपा देखिए ये बड़ा ऊ। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है, जब इस तरीके से ये इस तरीके से होता है तो छोटा ऊ है, इस तरीके मात्रा, और ये मात्रा बड़े ऊ की होती है। तो यहां पर आप समझिए, यहां पर छोटा ऊ है और यहां पर भी छोटा ऊ है। जब ये दोनों जब ये मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा गुरु, गुरुपदेश। ये आपका सही होगा, गुरुपदेश। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, बीच में या तो बड़ा आ हो, या तो बड़ी ई हो, या तो बड़ा ऊ हो। तो आप देख पा रहे हैं इन सभी में दरअसल इस तरीके से हैं। और भी तमाम सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं लिख दूं यहां पर भानुदय, मैं लिख दूं यहां पर भानुदय, तो देखा ये यहां पर बड़ा ऊ आ रहा है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब इसका वो कैसे करेंगे, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, ये आपका यहाँ छोटा ऊ है और प्लस यहाँ छोटा ऊ, ये मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका भानुदय। तो ये आपको ध्यान में रखना है, शॉर्ट ट्रिक ध्यान में आपको रखनी है। तो दीर्घ संधि, ये यहां तक हमने आज दीर्घ संधि के बारे में चर्चा की। और अगर आप दरअसल को ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमने दरअसल जो कोर्स लॉन्च किया है, जीत बैच हमने लॉन्च किया है। थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो देखिए जो जीत बैच है हमारा, जीत बैच 45 दिनों में हम आपको संपूर्ण सिलेबस आपको कवर कराएंगे। 45 दिनों में संपूर्ण सिलेबस। बहुत ही अनुभवी और बेहतरीन अध्यापकों की दरअसल टीम है, और इसकी जो फीस है वो 450 रुपए है। 20% का दरअसल ऑफ है, और आपको ये 360 रुपए का आपको अभी ये प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है, खरीदना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है टॉपर्स 24 ऐप, टॉपर्स 24 ऐप को आपको डाउनलोड करना है, और उसके बाद में आपको उसे रजिस्टर करना है अपने मोबाइल नंबर से, और वहीं से आपको परचेज करना है। वहाँ ऑप्शन होगा बाय नाउ, और वहीं पर आपको पे करने के बाद आपकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ हम आपको PDF और किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो भी दरअसल हम आपको सुनते हैं, वहीं पर आपको नंबर मिल जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जानकारी रही। तो अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, और सभी मित्रों को नमस्कार।